अमेज़न, ये नाम सुनते ही ना मन में एक बहुत विशाल, एक अथाह हरे भरे जंगल की तस्वीर आ जाती है। बिल्कुल। कहते हैं ये जंगल शायद 10,000 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसने पता नहीं कितने राज अपनी गहराइयों में छुपा रखे हैं। हाँ, प्राचीन सभ्यताएं, खोई हुई जनजातियां। हाँ, और शायद ऐसी टेक्नोलॉजी भी जिनके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते। बहुत सी कहानियां इससे जुड़ी हुई। सही कहा। ये वाकई एक ऐसी जगह है जो हमारी समय और सभ्यता की समझ से मतलब परे लगती है। और अमेज़न की विशालता ही शायद इसे इतना रहस्यमयी बनाती है ना? हाँ, बिल्कुल। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी इंसानी पहुंच से बिल्कुल दूर है, ठीक से नक्शों पर भी नहीं है। अच्छा। हाँ, इसका घनापन, इसकी जो इकोलॉजी है वो इतनी जटिल है, ये सब मिलकर इसे एक ऐसी पहेली बनाते हैं जहां प्रकृति अपने सबसे अनछुए और कभी-कभी तो चौंकाने वाले रूप में मौजूद है, और खोज आज भी जारी है वहां। तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं उनके आधार पर हम इसी रहस्यमयी दुनिया की कुछ परतें खोलने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद है अमेज़न के 5 खास अनसुलझे रहस्यों की तह तक जाना। ये सिर्फ जंगल की दिलचस्प कहानियां नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये वो सवाल हैं जो इंसान की जिज्ञासा, उसके डर और शायद उसके अस्तित्व की कहानी से जुड़े हुए हैं। बहुत खूब, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए पहली पहेली से शुरू करते हैं। एक ऐसी पहेली जो कुदरत के नियमों को ही चुनौती देती सी लगती है। हाँ, और ये पहेली हमें ले जाती है पेरू, शनाय टिम्पिश्का नदी के पास। शनाय टिम्पिश्का। हाँ। स्थानीय भाषा में इसका मतलब भी बड़ा दिलचस्प है, जिसे सूर्य ने उबाला है। जिसे सूर्य ने उबाला है, और ये नाम लगता है इसे पूरी तरह बयां करता है। बिल्कुल। सोचिए, एक ऐसी नदी जिसका पानी इतना इतना खौलता हुआ है कि उसमें गिरने वाला कोई छोटा जीव मतलब पल भर में उबल जाए। हाँ, तापमान कुछ जगहों पर तो 93 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 93 डिग्री? ये कोई छोटा मोटा गर्म पानी का चश्मा नहीं है, ये तो पूरी की पूरी उबलती हुई नदी है। और यहीं पर मतलब विज्ञान की समझ थोड़ी कम पड़ जाती है। कैसे? देखिए, आमतौर पर इतनी गर्म नदियों या झरनों के पीछे कोई एक्टिव ज्वालामुखी होता है या जमीन के नीचे कोई तेज जियोथर्मल एक्टिविटी होती है, कोई हॉटस्पॉट। हाँ बिल्कुल। लेकिन शनाय टिम्पिश्का के आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक ऐसा कुछ भी दर्ज नहीं है। कुछ भी नहीं, सैकड़ों किलोमीटर तक। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि बिना किसी साफ बाहरी हीट सोर्स के ये नदी अपनी गर्मी ला कहाँ से रही है। ये हमारी जियोलॉजिकल समझ के लिए एक बड़ी चुनौती है। और कमाल की बात यह है कि दुनिया को इसके बारे में हाल तक पता ही नहीं था, ये नक्शों पर थी ही नहीं। सही कहा। बस जो वहाँ के स्थानीय आदिवासी समुदाय थे वही इसके बारे में जानते थे। तो पता कैसे चला फिर? इसका पता तब चला जब एक स्थानीय शमन, मतलब जैसे पारंपरिक वैद्य या हीलर होते हैं, उन्होंने इसकी जानकारी आंद्रेस रूजो नाम के एक जियोलॉजिस्ट स्टूडेंट को दी। अच्छा। शुरू में तो रूजो को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा ये कोई लोक कथा होगी, ऐसी उबलती नदी कैसे हो सकती है बिना ज्वालामुखी के। लेकिन जब वो खुद वहां गए, अपनी आंखों से देखा, थर्मोमीटर से तापमान नापा, तो वो हैरान रह गए, बिल्कुल स्तब्ध। स्रोत बताते हैं कि नदी का रंग भी कुछ अजीब है, हल्का भूरा हरा सा, और पानी की गर्मी से उठती भाप की एक सफेद धुंध हमेशा उसे ढके रहती है। और भी रहस्यमयी लगती होगी। हाँ बिल्कुल। स्थानीय लोग तो इसे अपने पूर्वजों या देवताओं की शक्ति का प्रतीक मानते हैं। कुछ लोग ये भी अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये किसी खोई हुई प्राचीन एडवांस टेक्नोलॉजी का नतीजा हो। लेकिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं? कोई थ्योरी? कुछ भूविज्ञानी अब भी ये संभावना तलाश रहे हैं कि शायद जमीन के बहुत नीचे गर्म पानी के कुछ अनदेखे स्रोत हों जो सतह पर नजर नहीं आते। लेकिन देखिए, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। हाँ, वाकई। और अगर अमेज़न की धरती खुद ऐसे उबलते रहस्य छुपा सकती है, तो इंसानी महत्वाकांक्षा और खोज के रहस्य तो उससे भी गहरे हो सकते हैं। बिल्कुल। और यही हमें हमारे दूसरे रहस्य की ओर ले जाता है, कर्नल पर्सी फॉसेट और उनकी खोई हुई सिटी ऑफ जेड की तलाश। कर्नल पर्सी फॉसेट एक बहुत ही चर्चित और सम्मानित नाम, ब्रिटिश सैनिक, सर्वेक्षक और खोजकर्ता। हाँ। वो उस दौर के थे जब दुनिया के नक्शे पर अभी भी खाली जगहें हुआ करती थीं, खासकर अमेज़न जैसे इलाकों में। तो 1925 में वो अपने जीवन के सबसे महत्वाकांक्षी और कहना चाहिए सबसे खतरनाक मिशन पर निकले। उनका मिशन था अमेज़न के अनदेखे घने जंगलों में छिपी एक रहस्यमयी प्राचीन सभ्यता, सिटी ऑफ जेड को खोजना। हाँ, जेड। और ये सिर्फ उनकी कल्पना नहीं थी।
फॉसेट को पुराने स्पेनिश कॉन्क्विस्टाडोर्स की डायरियों से और खासकर मैन्युस्क्रिप्ट 512 नाम के एक पुराने दस्तावेज से इसके संकेत मिले थे। सही। उस दस्तावेज में जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही उन्नत चमचमाती सोने की नगरी का जिक्र था। फॉसेट को तो यकीन था कि ये अटलांटिस से भी पुरानी सभ्यता हो सकती है। बिल्कुल, और उनका जुनून देखने लायक था। उन्होंने ब्राजील सरकार और लंदन की रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी से मदद जुटाई और अपने बेटे जैक और जैक के दोस्त रैले रिमिल के साथ। अपने बेटे और दोस्त के साथ? हाँ, उन दोनों के साथ वो ब्राजील के विशाल माटो ग्रोसो क्षेत्र के घने जंगलों में उतर गए। लेकिन ये यात्रा शुरू से ही मुश्किलों से भरी थी। क्या मुश्किलें थी? देखिए, रास्ते में ऐसे जनजातियां मिली जो बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं चाहती थीं। खतरनाक जानवर थे, मलेरिया और दूसरी बीमारियां, और खाने की लगातार कमी। लेकिन फॉसेट का जुनून कम नहीं हुआ। उनके अंदर एक आग थी, उस खोए हुए शहर को ढूंढ निकालने की। उनके बेस कैंप से भेजे गए उनके आखिरी संदेशों में से एक में उन्होंने लिखा भी था, हम अज्ञात में जाने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद वो तीनों हमेशा के लिए अमेज़न के जंगल में खो गए। खो गए मतलब जैसे जंगल ने उन्हें निगल लिया हो। उनका कोई सुराग नहीं मिला, ना कोई शरीर, ना उनके औजार, ना कोई आखिरी संदेश, कुछ भी नहीं। पूरी तरह गायब। पूरी तरह। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कई दशकों में उनकी तलाश में 100 से ज्यादा बचाव दल भेजे गए। हाँ, 100 से ज्यादा। लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला, बल्कि कई बचाव अभियानों के सदस्य खुद ही या तो मारे गए या अमेज़न की भूल भुलैया में खो गए। यही तो अमेज़न का रहस्य है। एक अजीब किस्सा तो ये भी है कि एक अभियान के बचे हुए सदस्य ने दावा किया था कि उसने किसी दूर दराज के आदिवासी गांव में एक बूढ़े श्वेत व्यक्ति को मुखिया के तौर पर देखा था। हाँ, ऐसी कई थ्योरीज और अटकलें हैं। कुछ मानते हैं कि फॉसेट को सिटी ऑफ जी मिल गई थी और वो सभ्यता इतनी उन्नत और शांतिपूर्ण थी कि उन्होंने वहीं रहने का फैसला कर लिया। अच्छा। और बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ दिया। हाँ, कुछ लोग फॉसेट से जुड़े कुछ रहस्यमय दस्तावेजों और इनक्रिप्टेड नोट्स का भी जिक्र करते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि ब्रिटिश अधिकारियों ने कभी सार्वजनिक नहीं किया। क्यों? शायद इसलिए कि वो उस खोई हुई सभ्यता की सच्चाई दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे। कौन जाने। 2016 में एक फिल्म भी आई थी, द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड। उसने इस कहानी को फिर से लोगों के सामने रखा। हाँ, काफी अच्छी फिल्म थी। पर असल सवाल तो आज भी वही है, क्या फॉसेट वाकई जेड तक पहुंच पाए थे? क्या वो रहस्यमयी शहर सच में था या है, या अमेज़न ने बस एक और इंसान की महत्वाकांक्षा को अपनी हरियाली में हमेशा के लिए दफन कर दिया? ये रहस्य इंसान की खोज की सीमाओं और अमेज़न की अपनी रहस्यमयी ताकत दोनों पर एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या कुछ दरवाजे बंद ही रहने चाहिए? शायद। वाकई सोचने वाली बात है। और अब हम अमेज़न की धरती के ऊपर से हटकर शायद उसके नीचे छुपे एक और बड़े रहस्य की तरफ बढ़ते हैं। नीचे? हाँ, अमेज़न के तथाकथित काले पिरामिड। अमेज़न में ये तो और भी चौंकाने वाली बात है। हम पिरामिड सोचते हैं तो मिस्र का ख्याल आता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि अमेज़न के घने सब कुछ निगल जाने वाले जंगल के नीचे भी पिरामिड जैसी विशाल संरचनाएं दबी हो सकती हैं? हाँ, सुनने में किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन हमारे स्रोत कुछ इसी तरह के दावों की ओर इशारा करते हैं। तो ये बात कब सामने आई? ये बात 1960 के दशक में सामने आई। सैटेलाइट इमेजरी और एरियल सर्वे से ब्राजील के एक बहुत दूर दराज मुश्किल इलाके में कुछ अजीब सी त्रिकोण आकार की संरचनाएं देखी गई। अच्छा। ऊपर से देखने पर ये पहाड़ियों जैसी लगती थीं, तो शुरुआत में इन्हें नेचुरल ही माना गया। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन कहानी ने मोड़ लिया 1970s के दशक में। एक जर्मन आर्कियोलॉजिकल टीम किसी तरह उस इलाके तक पहुंची और जमीनी जांच के बाद उन्होंने जो पाया वो हैरान करने वाला था। क्या पाया उन्होंने? और उन्हें पाया कि ये प्राकृतिक पहाड़ियां नहीं थीं, बल्कि मानव निर्मित संरचनाएं थीं, सिमेट्रिकल पिरामिड के आकार की, जिन्हें काले बेसाल्ट पत्थरों से ढका गया था। काले बेसाल्ट से मानव निर्मित अमेज़न में? हाँ, और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी उनका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब जिस तरह मिस्री के गीजा के महान पिरामिड रात के आकाश में ओरियन तारामंडल के 3 मुख्य तारों के साथ एक सीध में है। हाँ, कुछ वैसा ही पैटर्न इन अमेज़नी संरचनाओं में भी पाया गया। क्या कह रहे हैं? गीजा जैसा अलाइनमेंट अमेज़न में? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या अमेज़न में भी हजारों साल पहले कोई ऐसी उन्नत सभ्यता थी जो न सिर्फ विशाल निर्माण कर सकती थी, बल्कि एस्ट्रोनॉमी का भी इतना गहरा ज्ञान रखती थी? और
क्या इन दो दूर दराज की संस्कृतियों के बीच कोई कनेक्शन था, कोई अनजाना संबंध? ये तो इतिहास को पलट सकता है। कुछ पुरातत्वविदों का अनुमान है कि ये संरचनाएं शायद 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो सकती हैं। 10,000 साल? हाँ, अमेज़न की मिट्टी और जलवायु बहुत ज्यादा कोरोसिव है, मतलब चीजों को गला देती है। शायद इसीलिए ये पिरामिड्स आज पूरी तरह मिट्टी और पेड़ों के नीचे दब चुके हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। और क्या है? हाल के वर्षों में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (जीपीआर) और लाइडार लेडार जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। ये ऐसी तकनीकें हैं जो एक तरह से जमीन के नीचे देख सकती हैं, बिना खुदाई किए। हाँ, जानता हूँ इनके बारे में। इनसे पता चला है कि इन पिरामिडों के बेस के नीचे शायद अंडरग्राउंड चैम्बर्स या रास्ते मौजूद हैं। चैम्बर्स? नीचे? हाँ, कुछ शुरुआती जांचों में धातु के टुकड़े, जली हुई लकड़ी के अवशेष और कुछ ऐसे सिंबल्स मिले हैं जिन्हें आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। अपठित प्रतीक, ये तो और भी रहस्यमय है। स्थानीय किंवदंतियां क्या कहती हैं इस बारे में? हाँ, दिलचस्प बात यह है कि उस इलाके की कुछ स्थानीय जनजातियां इन्हें शानु शुमा कहती हैं। शानु शुमा, इसका मतलब? इसका मतलब होता है देवताओं की सीढ़ियां। उनकी मान्यता है कि ये इंसानों ने नहीं, बल्कि आकाश से उतरे प्राणियों ने अपने उतरने के लिए बनाए थे। आकाश से उतरे प्राणी? एलियंस? कौन जाने। 2012 में एक ब्राजीलियाई मानव विज्ञानी ने तो ये भी दावा किया था कि उसे वहां एक पत्थर की पट्टी मिली जिस पर 3 उंगलियों वाला एक अजीब जीव बना हुआ था और उसके साथ ऐसे प्रतीक थे जो किसी भी ज्ञात दक्षिण अमेरिकी लिपि से मेल नहीं खाते थे। 3 उंगलियों वाला जीव? लेकिन फिर क्या हुआ? क्या इस पर और शोध हुआ? इस दावे का क्या बना? यहीं पर मामला और पेचीदा हो जाता है। उस मानव विज्ञानी के दावों को आधिकारिक तौर पर अविश्वसनीय बताकर खारिज कर दिया गया। खारिज कर दिया? हाँ, और कथित तौर पर उस इलाके में किसी भी तरह की बड़ी पुरातात्विक खुदाई पर रोक लगा दी गई। रोक लगा दी? क्यों? यहीं से तो षड्यंत्र के सिद्धांत पनपते हैं। बिल्कुल। क्या ये किसी ऐसी उन्नत खोई हुई सभ्यता के निशान है जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते? अटलांटिस के लोग या कोई और? ये गोपनीयता क्यों बढ़ती जा रही है? ये सवाल वाकई परेशान करने वाला है। क्या वहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो हमारे ज्ञात इतिहास को पूरी तरह से बदल सकता है? शायद ये पिरामिड हमारी अपनी उत्पत्ति की कहानी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। बिल्कुल। ये रहस्य हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी के गर्भ में, खासकर अमेज़न जैसी जगहों पर, इतिहास के कितने अनखुले पन्ने दबे हो सकते हैं। धरती के नीचे के रहस्यों से अब अमेज़न के पानी में छिपे एक और विशालकाय रहस्य की ओर चलते हैं। पानी में? हाँ, एक ऐसा जीव जिसकी कहानियां सदियों से सुनाई जाती हैं, लेकिन जिसके अस्तित्व पर आज भी सवाल कायम है। विशाल एनाकोंडा, या जिसे स्थानीय लोग याकू मामा कहते हैं। याकू मामा? हाँ, सुना है इसके बारे में। अमेज़न की लोक कथाओं में विशालकाय सांपों का जिक्र तो सदियों से मिलता है। हाँ, ऐसे सांप जिनकी लंबाई 50 फीट, 80 फीट, यहाँ तक कि 100 फीट तक बताई जाती है। 100 फीट? बाप रे! इतने मोटे कि वो एक बड़े जानवर जैसे जगुआर या हिरण को भी आसानी से निगल सकें। स्थानीय आदिवासी समुदाय इन्हें अक्सर याकू मामा कहते हैं, जिसका मतलब है जल की माँ। वो इन्हें पानी के शक्तिशाली रक्षक के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है? दिलचस्प बात यह है कि खुद कर्नल पर्सी फॉसेट ने फिर से, हाँ, वही फॉसेट जिनकी हमने अभी बात की, उन्होंने 1907 में अपनी एक यात्रा के दौरान अमेज़न में 62 फीट लंबे एक विशाल एनाकोंडा को मारने का दावा किया था। 62 फीट? उस समय तो कई लोगों ने इसे बड़ा चढ़ाकर बताया गया, किस्सा ही माना होगा। बिल्कुल, लेकिन हाल के दशकों में एक खोज हुई है जिसने संभावना को थोड़ा और बल दिया है। कौन सी खोज? कोलंबिया में प्रागैतिहासिक काल के एक विशाल सांप के जीवाश्म मिले हैं। जीवाश्म? हाँ, जिसे टिटानोबोआ नाम दिया गया है। अनुमान है कि ये सांप लगभग 6 करोड़ साल पहले रहता था और इसकी लंबाई 42 फीट तक हो सकती थी। 42 फीट! टिटानोबोआ, हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। ये जीवाश्म सबूत इस बात की पुष्टि करता है कि धरती पर इतने विशाल सांप वाकई में मौजूद थे। तो बड़ा वैज्ञानिक सवाल ये उठता है कि क्या टिटानोबोआ जैसी कोई विशाल प्रजाति या उसका कोई वंशज आज भी अमेज़न के उन लगभग 80% अनछुए और घने हिस्सों में जीवित रह सकता है, जहां इंसानी पहुंच लगभग नामुमकिन है। हाँ,
जहां घने जंगल और दलदल के कारण खोज करना बेहद मुश्किल है, यहां तक कि सैटेलाइट्स भी ठीक से काम नहीं करते। स्थानीय आदिवासी जनजातियां जैसे यानोमामी और टिक्यूना वो तो दृढ़ता से मानती हैं कि ये जीव मौजूद हैं। और सिर्फ वही नहीं, और कौन? कई मछुआरों, खोजकर्ताओं, यहाँ तक कि तेल की खोज करने वाली टीमों ने भी समय समय पर ऐसी घटनाओं का जिक्र किया है जहां उन्होंने नदी में किसी पहाड़ी जैसी विशाल जीवित चीज को तैरते देखा है, या नदी किनारे ऐसे बड़े और अजीब निशान पाए हैं जो किसी ज्ञात जीव के नहीं हो सकते। लेकिन वैज्ञानिक तो इसे अभी भी मिथक ही मानते होंगे ना? हाँ, कई वैज्ञानिक इसे अभी भी मिथक या देखे गए सामान्य एनाकोंडा को बढ़ा चढ़ाकर बताने का मामला मानते हैं। उनका तर्क है कि इतने बड़े रेप्टाइल को जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा भोजन और खास तरह के पर्यावरण की जरूरत होगी। ये बात भी सही है। हाँ, वैज्ञानिक संदेह अपनी जगह है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के लगातार आते बयान, टिटानोबोआ जैसे जीवाश्मों के सबूत और अमेज़न जंगल की विशाल, अथाह और काफी हद तक बेरोजगार प्रकृति को देखते हुए ये सवाल तो मन में उठता ही है कि क्या वाकई अमेज़न के अंधेरे गंदले पानी में आज भी कोई प्रागैतिहासिक दैत्य अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। ये रहस्य हमें प्रकृति की असीम संभावनाओं और शायद हमारे अपने डर और कल्पना की सीमाओं पर भी सोचने को मजबूर करता है। याकुमामा एक किंवदंती है या अमेज़न का एक और जीवित सांस लेता हुआ रहस्य? बिल्कुल, और इन भौतिक और जैविक रहस्यों से परे अमेज़न हमें मानवीय संपर्क, भाषा और शायद हमारी अपनी प्रजाति की विविधता के स्तर पर भी चुनौती देता है। हाँ, और यही हमें हमारे पांचवें और अंतिम रहस्य तक लाता है। एक ऐसी रहस्यमयी जनजाति जिसकी भाषा दुनिया में किसी भी ज्ञात भाषा से मेल नहीं खाती। हाँ, ये घटना 1976 की है। ब्राजील और पेरू की सीमा के पास अमेज़न के एक बेहद दुर्गम इलाके में एक शोध दल उस समय की ड्रोन जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर हवाई सर्वे कर रहा था। 1976 में ड्रोन? मतलब उस समय की एरियल सर्वेलेंस तकनीक। हाँ बिल्कुल, तभी उन्हें नीचे जमीन पर कुछ अजीब गतिविधि दिखाई दी। उन्हें एक छोटा सा इंसानी समूह दिखा, एक जनजाति। स्रोत उनका वर्णन कुछ इस तरह करते हैं। उनके शरीर पर लाल मिट्टी की मोटी परत लगी हुई थी, सिर पर पत्तों से बने मुकुट जैसे थे और हाथों में भाले जैसे नुकीले हथियार। मतलब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए। बिल्कुल। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और रहस्यमयी बात उनकी भाषा थी। भाषा? हाँ, उस हवाई यंत्र में लगे माइक्रोफोन ने उनकी बातचीत की कुछ ध्वनियां रिकॉर्ड कर ली। जब बाद में भाषाविदों ने इन रिकॉर्डिंग्स का विश्लेषण किया तो वो हैरान रह गए। क्यों? क्या था उसमें? किसी भी ज्ञात आदिवासी बोली या भाषा से। किसी से भी नहीं? ये कैसे मुमकिन है? विश्लेषण में यह पाया गया कि उनकी भाषा में एक तरह की लय और ताल तो थी, लेकिन शब्दों या ध्वनियों का कोई स्पष्ट दोहराव पैटर्न नहीं था। दोहराव पैटर्न नहीं मतलब? जैसे आमतौर पर मानव भाषाओं में होता है, शब्द रिपीट होते हैं, साउंड्स रिपीट होते हैं, इसमें ऐसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे हर बार कोई नई ध्वनि या नया संयोजन बना रहे हों। हर बार नई ध्वनि? हाँ, ये किसी भी ज्ञात मानवीय भाषाई संरचना से इतना अलग था कि कुछ विशेषज्ञों ने ये तक सोचना शुरू कर दिया कि क्या ये वाकई भाषा है या कम्युनिकेशन का कोई ऐसा तरीका जिसे हम समझते ही नहीं। तो क्या थ्योरी दी गई? कुछ विशेषज्ञों ने ये सिद्धांत पेश किया कि शायद ये जनजाति हजारों सालों से, शायद 10,000 सालों से भी ज्यादा समय से बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग रही हो। 10,000 साल? हाँ, हो सकता है कि उनकी भाषा मानवीय भाषा के विकास के किसी ऐसे प्राचीन पड़ाव को दर्शाती हो जो बाकी दुनिया में कब का लुप्त हो चुका है। एक तरह की जीवित जीवाश्म भाषा। ये तो विश्वसनीय है। फिर क्या हुआ? उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई? हाँ, इस खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मचा दी। 2003 में एक बड़ा अभियान दल उन्हें फिर से खोजने और उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करने के लिए भेजा गया। तो क्या हुआ? मिले वो लोग? लेकिन वे असफल रहे। असफल? मतलब कि ना तो वो जनजाति दोबारा मिली और ना ही वो खास इलाका जहां उन्हें पहली बार देखा गया था। कहाँ गए वो? वे फिर से अमेज़न के विशाल विस्तार में कहीं खो गए, या शायद जानबूझकर और गहरे छिप गए। ये तो एक और गहरा रहस्य छोड़ गया। क्या वे सच में इंसान थे या मानव विकास की कोई अलग शाखा? उनकी वो अनोखी भाषा क्या दर्शाती थी? उनका गायब हो जाना, ये भी अपने आप में एक पहेली है। बिल्कुल, ये घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि अमेज़न के असीम विस्तार में न जाने कितनी और अनछुई संस्कृतियां,
कितना अनजाना ज्ञान और शायद मानव इतिहास की कितनी अनकही कहानियां छिपी हो सकती हैं जिनके बारे में हम शायद कभी पता ही न चले। अमेज़न वाकई सिर्फ एक जंगल नहीं है। ऐसा लगता है जैसे ये धरती का सबसे गहरा, सबसे पुराना और सबसे रहस्यमयी आईना है। हाँ, जिसमें हम इंसान अनजाने में अपनी जड़ों को, अपने गहरे डरों को और अपनी भूली बिसरी कहानियों की परछाइयों को देख सकते हैं। जैसे हर पेड़, हर नदी की लहर, हर अंधेरा कोना कोई ना कोई अनसुलझा रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। ये 5 रहस्य जिनकी हमने बात की, ये तो बस कुछ उदाहरण है। ये सिर्फ रोमांचक किस्से नहीं हैं। ये हमारे इतिहास, हमारे विज्ञान और उन अनगिनत चीजों के बारे में गंभीर सवाल खड़े करते हैं जो अभी भी हमारी समझ से परे अमेज़न की अविश्वसनीय गहराइयों में छिपी हो सकती हैं। हाँ, अमेज़न की प्रकृति हमें लगातार ये विनम्र एहसास दिलाती है कि हम सब कुछ नहीं जानते और शायद कभी जान भी ना पाएं। इन गहरे रहस्यों और अमेज़न के विशाल, अभी तक पूरी तरह से न खोजे गए क्षेत्रों को देखते हुए ये सोचना लाजमी है कि ये जंगल भविष्य में अभी और कौन सी भूली हुई सभ्यताएं, अनदेखे जीव या ज्ञान के ऐसे स्रोत हमारे सामने ला सकता है जो शायद न सिर्फ हमारे अतीत बल्कि इस ग्रह पर हमारे अपने स्थान के बारे में हमारी पूरी